Ignited Minds Tutorials has recently released a series of educational videos focusing on the topic of friction for Class 8 CBSE science students. Friction, a force that opposes the motion of an object, is an important concept in the field of science and physics. These videos cover various aspects of friction, including its types, factors affecting friction, and ways to reduce friction. The tutorials aim to provide a clear understanding of the topic through easy-to-understand explanations and practical examples. By watching these videos, students can gain a deep insight into the concept of friction and its real-life applications. The series is designed to help students grasp the fundamental principles of friction and its role in everyday life. Understanding the concept of friction is crucial for students as it helps in comprehending various scientific phenomena and engineering principles. With these videos, students can strengthen their knowledge and perform better in their academics. Ignited Minds Tutorials aims to make learning engaging and effective for students. And the Friction series is just one example of their commitment to quality education. With the availability of these videos, students have easy access to educational resources that can aid in their overall academic development. ओके सो बच्चा पार्टी वी विल डीलिंग विथ फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन हमारे लिए ज़रूरी भी है और हमारे लिए मुश्किल भी करता है। ठीक है, इट इज़ एक्चुअली नेसेसरी एज वेल एज इट इज़ अ प्रॉब्लम एज वेल। ठीक है, एक मिनट, जस्ट वन मोमेंट। ओके सो फ्रिक्शन हमारे लिए ज़रूरी है, वी हैव सीन दिस। ठीक है, फ्रिक्शन इज़ नेसेसरी फॉर अस। ठीक है, क्योंकि भाई साहब अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो नथिंग विल स्टॉप। आप भाई साहब क्लास से अपने घर से चले क्लास में पहुंचने के लिए आप रुक ही नहीं पाएंगे, यहाँ पे चलते ही जाएंगे। ठीक है, यू विल नॉट बी एबल टू स्टॉप, यू विल नॉट बी एबल टू चेंज योर डायरेक्शन। ठीक है, क्लास जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, यू विल नॉट बी एबल टू स्टॉप, यू विल नॉट बी एबल टू स्टैंड। ठीक है, आप भाई साहब गिर जाओगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपके इस फ्लोर में पूरा तेल फैला दूँ अगर, तो क्या होगा, आप फिसलोगे, राइट। जरा साइड में पूरा आ रहा है, ठीक है, तो आप फिसल जाओगे, यू विल एक्चुअली फॉल। सो व्हाई विल यू फॉल व्हेन आई हैव अ फ्लोर which is actually having oil in it? You will tend to fall because what will happen? फ्रिक्शन भाई साहब बहुत ज़्यादा गिर जाएगा, फ्रिक्शन विल फॉल ट्रिमेंडसली, बहुत ज़्यादा गिर जाएगा और इसीलिए आप फिसलोगे। ठीक है, तो फ्रिक्शन हमारे लिए ज़रूरी है, तो आंसर इज यस। लेकिन फ्रिक्शन हमारे लिए प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर रहा है। ठीक है, जैसे हर एक बाइक का या हर एक फोर व्हीलर का आप सर्विसिंग कराते हो, तो सर्विसिंग के टाइम पे होता क्या है, ऑयल जाता है। ठीक है, बाइक के पार्ट्स जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं, देखो बाइक पार्ट्स आर लाइक दिस। ठीक है, सो बाइक पार्ट्स ऐसे होते हैं भाई साहब आपके। ठीक है, और ये कॉन्स्टेंटली एक दूसरे पे मूव हो रहे हैं, तो इसमें ऑयलिंग बहुत ज़रूरी होती है इन ऑर्डर टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन कोई भी दो सरफेसेस पे होगा ही, इट विल ऑलवेज बी प्रिवेलिंग। ठीक है, तो अभी देखो जैसे आपके जो गाड़ी के टायर्स होते हैं, ठीक है, ये टायर्स हैं, रोड में हमेशा फ्रिक्शन चलता रहता है तो टायर की लाइफ खराब होती है। मतलब हर 3-4 साल में आपको टायर पलटी करनी पड़ती है। वाई? बिकॉज ये घिस घिस के पूरा फ्लैट हो जाता है।
लुकिंग एट द फैक्ट दैट फ्रिक्शन इज बेसिकली, तो आप देखो जैसे अगर मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, अगर ये मेरा बोर्ड पे पेन फिसल ही जाए ऐसे तो मैं लिख ही नहीं पाऊंगा ना भाई। इस पे ग्रिप बनाने के लिए इसमें फ्रिक्शन तो होना मांगता है ना, ठीक है। सो देयर हैज टू बी अ फ्रिक्शन विच इज देयर, ठीक है, और इसी फ्रिक्शन की वजह से मैं लिख पा रहा हूँ, ठीक है। इनफैक्ट एवरीथिंग, ठीक है, आपके मोबाइल पे भी जो आप लेट्स से व्हाटएवर यू आर डूइंग, तो आपका जो स्क्रीन है उसमें जो भी आप कर रहे हैं वो फ्रिक्शन की वजह से तो कर पा रहे हैं। अगर आपके उंगलियों के बीच में और स्क्रीन में कोई फ्रिक्शन ना रहे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, ठीक है। देयर हैज टू बी फ्रिक्शन बिटवीन सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। राइटिंग विद अ पेन ऑन अ पेंसिल on the paper is possible only because of friction. Similarly, erasing anything that you have written by an eraser is also due to friction. ये सारी चीजें, तमाम चीजें जो है तो फ्रिक्शन के वजह से ही होती हैं, ठीक है। All are possible due to friction itself. Okay. Evil loss of energy. तो आपका भाई साहब बहुत सारा लॉस ऑफ एनर्जी होता है क्योंकि काफी सारा मशीनों के बीच में वियर एंड टीयर होता है, ठीक है। काफी सारा मशीनों के, क्योंकि फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स है तो आपको उतना फोर्स तो अप्लाई करना ही पड़ेगा, तो थोड़ा सा आपका लॉस होने ही वाला है। हर प्रोसेस में जहां पे मूविंग इन्वॉल्व है वहां पे आपका फ्रिक्शनल लॉस होगा। देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है, देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी। फ्रिक्शन कंज्यूम्स अ सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ द यूजफुल एनर्जी अवेलेबल टू अस as friction opposes motion between the two objects in contact. Some of the energy to move the object is wasted in overcoming friction. तो फ्रिक्शन का मूलभूत क्या है? फ्रिक्शन इज बेसिकली एन अपोजिंग फोर्स, ठीक है। सो ये हमेशा फोर्स को अपोज कर रहा है, सो आपका कुछ ना कुछ एनर्जी वेस्ट होने ही वाला है, ठीक है। फ्रिक्शन अपोजेज मोशन, तो फ्रिक्शन क्या कर रहा है भाई साहब? मोशन को अपोज कर रहा है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन कॉन्टैक्ट। It is always opposing the motion between any two objects which are in contact. Some of the energy to move the object is wasted in overcoming friction. थोड़ा बहुत एनर्जी आपका वेस्ट हो जाएगा in overcoming friction. Are we clear? ठीक है, तो ये होने ही वाला है। आपका फोर्स देखिए, जैसे आपका गाड़ी चल रहा है, अगर गाड़ी और रोड के बीच में कोई फ्रिक्शन ना होता तो धनाधन चलता था भाई साहब, लेकिन गाड़ी और रोड के बीच में फ्रिक्शन है। गाड़ी के इंजन के अंदर ही अंदर फ्रिक्शन है, ठीक है, गाड़ी के इंजन के अंदर ही फ्रिक्शन है, तो सारी जगह पे फ्रिक्शन है। तो इससे क्या मूवमेंट में लॉस होगा? यस, ठीक है, तो आपके फोर्स में लॉस होगा। ओनली अ पार्ट ऑफ एनर्जी obtained from its fuel is used up in running the vehicle. तो आपका जो फ्यूल टैंक है, ठीक है, फ्यूल टैंक में थोड़ा सा ही एनर्जी जो है तो एक्चुअली यूज हो रहा है, बाकी का एनर्जी का तो लॉस हो रहा है, ठीक है। द रेस्ट ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन, ठीक है। सो द फॉर एनी मूविंग ऑब्जेक्ट और मशीन there will always be a loss that will be happening constantly, ठीक है, constant losses होते ही रहेंगे due to friction. Major part is wasted in heating the machine, friction between the ground and the tires and sound produced, ठीक है। तो आप देखोगे जितने भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, साउंड क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? ड्यू टू फ्रिक्शन ही प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, ओके। A significant amount of energy supplied to machine gets wasted in the form of heat energy while overcoming the force of friction. कोई भी मूविंग बॉडी जो है वो गर्म हो जाती है, ठीक है, इट बिकम्स हॉट। यू नो व्हाई इट बिकम्स हॉट? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि एनर्जी का लॉस हो रहा है। जो एनर्जी आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं वो एनर्जी पूरा जैसे अगर आप भाई साहब अपने हाथों को मल रहे हैं, आपके हाथ गर्म हो जाएंगे। क्यों गर्म हो रहे हैं? क्योंकि जब ऐसे कर रहे हो तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर आ रहा है, जब ऐसे जा रहे हो तो फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ जा रहा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज कॉन्स्टेंटली अपोजिंग द मोशन, बिकॉज ऑफ विच whatever amount of energy you are supplying in this motion, a lot of it is getting wasted. और ये वेस्ट एनर्जी हीट से निकलती है। समझ में आ रहा है? ये कोई भी गाड़ी अगर आप देखोगे, गाड़ी अगर खड़ी है तो ठंडी रहेगी, थोड़ा घूम कर आए तो गर्म हो जाएगी, ठीक है, चाहे वो टू व्हीलर हो चाहे फोर व्हीलर हो, it will become hot. Why will it become hot? Because while moving there has been a constant wear and tear. उसके मशीनरी पार्ट्स एक दूसरे के साथ मूव हो रहे थे, जिसके वजह से फ्रिक्शन क्रिएट हुआ है और जिसके वजह से एनर्जी लॉस हुआ है। अभी ये जो एनर्जी लॉस हुआ है ये आपके हीट की बतौर निकल रहा है, ठीक है, इट इज एक्चुअली इवॉल्विंग एज हीट। सो एनी मूविंग थिंग विल ऑलवेज अकम्पनी फ्रिक्शन। आपको ये ज़्यादा करके जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें आपको हीट एनर्जी दिखेगा। दिस हीट एनर्जी इज कमिंग ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी। ये हीट एनर्जी कहाँ से आ रहा है बच्चा पार्टी? ये हीट एनर्जी आ रहा है फ्रिक्शनल लॉस से। दिस हीट एनर्जी इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम फ्रिक्शनल लॉस। एंड हाउ इज दिस फ्रिक्शनल लॉस हैपनिंग? बिकॉज ऑफ अ कांस्टेंट वेयर एंड टियर बिटवीन दी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, कांस्टेंट वेयर एंड टियर हो रहा है, ठीक है, ओके। वेयर एंड टियर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो आपके जितने भी मशीन्स हैं वो कॉन्स्टेंटली एक दूसरे के ऊपर मूव हो रहे हैं तो वो घिसेंगे ही, तो ऑब्जेक्ट्स का वेयर एंड टियर होगा ही।
जैसे टायर, ठीक है, आपका कोई भी टायर, आप 2 व्हीलर का टायर की बात करें या 4 व्हीलर के टायर की बात करें, वो 2-3 साल में रिप्लेस करना ही पड़ता है। नींद आ रही है बहुत जोर से। वो 2-3 साल में आपको रिप्लेस करना ही पड़ेगा। आप चाहे तो पूछ सकते हैं अपने पेरेंट्स से, ये क्यों होगा? क्योंकि आपका जो टायर है वो कॉन्स्टेंटली आपके किसके ऊपर चल रहा है, रोड के ऊपर चल रहा है, और एक फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है। फ्रिक्शन की वजह से वो घिसता ही जा रहा है, ठीक है। सो देयर इज अ कांस्टेंट वेयर एंड टियर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ओके, वेयर एंड टियर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। फ्रिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ लॉट ऑफ वेयर एंड टियर ऑफ मूविंग पार्ट्स। इट इज फ्रिक्शन विच वेयर्स आउट सरफेस रबिंग अगेंस्ट ईच अदर। तो फ्रिक्शन है जिसके वजह से भाई साहब वेयर एंड टियर हो रहा है, ठीक है। ओके, सो देखिए ओल्ड टायर है, ये आपका न्यू टायर है। देखो न्यू टायर में आपको दिख रहा है ये सब गड्ढे दिख रहे हैं, है ना, ये न्यू टायर है। जैसे जैसे भाई साहब ये ओल्ड होता जाएगा, ये फ्लैट होता जाएगा। द टायर इज गोइंग टू बिकम मोर एंड मोर फ्लैट, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से ये घिस रहा है। इट इज एक्चुअली रबिंग अगेंस्ट द रोड, बिकॉज ऑफ विच इट इज बिकमिंग फ्लैटर एंड फ्लैटर। और एक टाइम आएगा जब आप इसको यूज नहीं कर सकते, जब ये स्किड करेगा, ठीक है, जब आपका टायर ग्रिप ही नहीं ले पाएगा, ठीक है। वो एक ऐड आता है ना हमारे इंडिया में, रोड्स ऐसा कुछ तो है, एक आराम से, हाँ नहीं, कोई तो MRF का एक ऐड आता है, ये डनलप का एक ऐड आता है। तो वहाँ पे एक आराम से भाई साहब मोबाइल पे एक इंसान जा रहा है और ये जोर से आकर ब्रेक मारता है, ठीक है। तो ये ब्रेक मार रहा है, ब्रेक मारने से गाड़ी रुक क्यों रही है? क्योंकि टायर और रोड के बीच में एक फ्रिक्शन है जिसकी वजह से ये रुक रही है, प्लस आपके ब्रेक्स और टायर के बीच में भी फ्रिक्शन है, ठीक है। तो अगर ये फ्लैट हो जावे तो इसको रोकना थोड़ा सा मुश्किल होगा, आगे जाके स्किड करेगा ये, इट विल एक्चुअली स्किड, ठीक है। ओके, सो इट इज फ्रिक्शन विच वेयर्स आउट सरफेसेस रबिंग अगेंस्ट ईच अदर। तो ये फ्रिक्शन है जो वेयर्स आउट सरफेसेस रबिंग अगेंस्ट ईच अदर। हेंस द मूविंग पार्ट ऑफ एनी मशीन नीड्स टू बी रिप्लेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। आपको भाई साहब टाइम टू टाइम रिप्लेस करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये जो घड़ियां हैं इनमें भी फ्रिक्शन क्रिएट होता है, ठीक है। आप देखेंगे 4-5 साल बाद घड़ी स्लो होने लगेगी या उसमें कुछ प्रॉब्लम आएगा, तब आपको मैकेनिक को देना पड़ेगा, वो थोड़ा सा ऑयलिंग करके आपको वापस दे देगा, ठीक है। सो ये जो दीज वॉचेज ऑल्सो, क्योंकि ये भी कॉन्स्टेंटली मूव करे ना। आप कभी घड़ी खुले हुए देखे हो? घड़ी को खोल कर देखा है? नहीं, तुम मत करो, लेकिन जो मैकेनिक्स लोग करते हैं आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे एक के बाद एक से जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे मतलब कांटेदार चीज़ें हैं, ठीक है, गोल गोल, तो वो एक के ऊपर एक मूव हो रहे हैं कॉन्स्टेंटली, तो इसमें भी वेयर एंड टियर होगा, इसकी भी ऑयलिंग की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आपके घर में अगर सीविंग मशीन होगा, मतलब सिलने कपड़ा सिलने के लिए जो सीविंग मशीन होता है, उसमें भी रेगुलर ऑयलिंग करनी पड़ती है, क्योंकि वो उसमें भी फ्रिक्शन डेवलप होगा, ठीक है। अगर आप बहुत दिनों तक किसी गाड़ी की सर्विसिंग नहीं कराते हो तो आप देखोगे बहुत जोर से आवाज़ आएगा उस गाड़ी में, घों घां ऐसा आवाज़ आएगा, ठीक है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि वेयर एंड टियर ज़्यादा हो रहा है। आपके जो मशीन के पार्ट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर मूव कर रहे हैं और इसीलिए आवाज़ कर रहे हैं। आपने अगर थोड़ा सा ऑयलिंग किया होता तो ये आवाज़ नहीं होता, ठीक है। अगर आपने टाइम टू टाइम सर्विसिंग कराई तो गाड़ी अच्छी चलेगी, लेकिन अगर आप वो नहीं कराएंगे तो ज़्यादा वेयर एंड टियर होगा, ठीक है। सो आफ्टर एवरी 3 or 4 or 5 months, whatever the frequency is, you will have to ensure that you do a servicing of your vehicles. Otherwise काफ़ी ज़्यादा वेयर एंड टियर होगा, ठीक है। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? ठीक है। हेंस द मूविंग पार्ट्स ऑफ एनी मशीन नीड टू बी रिप्लेस्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। ओके, सो मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। आप फ्रिक्शन को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? वेन एवर फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड इट इज नेसेसरी बाय मेकिंग द सरफेस रफ। आपने शुरुआती में ही पढ़ा था कि फ्रिक्शन किस वजह से होता है। इट हैपेंस ड्यू टू इंटरलॉकिंग ऑफ स्पेसेस, ठीक है। दो सरफेसेस हैं जो एक दूसरे के ऊपर मूव कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में जितनी ज्यादा इंटरलॉकिंग होगी, ठीक है, बिटवीन द रफ सरफेसेस, उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा। आपने एक एग्जांपल कंसीडर किया था, ये एग्जांपल पढ़ा था कि भाई साहब यहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन है और हमने एक टॉय कार को इसमें से मूव कराया है। ये भाई साहब यहाँ पे आ रहा है, ये वुडन है। यहाँ पे हमने जैसे क्लॉथ डाल दिया तो जब ये वुडन फ्रेम था तो ये गाड़ी यहाँ पे जाके रुक रही थी, जैसे क्लॉथ डाल दिया तो यहाँ पे रुक रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि क्लॉथ और इस गाड़ी के टायर में ज्यादा फ्रिक्शन है, ठीक है। तो फ्रिक्शन को अपन इंक्रीज कर, क्योंकि क्लॉथ का सरफेस जो है वो रफ है, ठीक है, ज्यादा रफ है देन अ वुडन टेबल, वो ज्यादा रफ है, इसीलिए ज्यादा फ्रिक्शन क्रिएट कर रहा है, ठीक है। इट इज क्रिएटिंग मोर फ्रिक्शन। ओके, सो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? व्हेनेवर फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड इट इज नेसेसरी बाय मेकिंग द सरफेस रफ। तू अभी मैं खड़ा करवा दूंगा, नील डाउन करवा दूंगा, सो रहा है बैठ के, ठीक है। व्हेनेवर फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड इट इज इंक्रीजिंग बाय मेकिंग द सरफेस रफ। आप सरफेस को रफ बना दीजिए, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। आपने ये क्या कहते हैं, बैट देखा है? बैट जो क्रिकेटर्स खेलते हैं, ठीक है। तो क्रिकेटर्स के जो बैट होते हैं, क्योंकि देखिए जब तक आप बैटिंग करते रहेंगे ये हैंडल को पकड़े रहेंगे और इस हैंडल में और आपके हाथों में ग्रिप अच्छा होना चाहिए, वरना तो वैसा बैट उड़ जाएगा,
ठीक है। तो इस ग्रिप को बनाए रखने के लिए आपके जो ग्लव्स होते हैं वो कॉटन के होते हैं इस साइड में, ठीक है, कॉटन के होते हैं, कॉटन रफ सरफेस है। और यहाँ पे देखो आप एक ट्यूब चढ़ा के रखते हो, है ना, हाँ, ग्रिप, ताकि आपके उसमें भाई साहब फ्रिक्शन बना रहे। एक बार धोनी भाई साहब बैटिंग कर रहा था, उसने ऐसे बल्ला मारा और बैट भाई साहब उड़ गया, ठीक है, बॉल के साथ ही बैट भी उड़ गया, ऐसा हो सकता है, ठीक है। इसीलिए देखो ना बार बार जो बैट्समैन है वो ग्लव्स खोल के ऐसे हाथ पोंछते रहते हैं भाई साहब, ये क्यों करते रहते हैं? हाँ, पसीना आता है, तो पसीना आएगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन कम होगा, फिसलन होगी ज़्यादा और रिस्क बढ़ेगा कि बैट आपके हाथ से निकल जाए, ठीक है। तो इसीलिए वो लोग पोंछते रहते थे। देखो धोनी तो सबसे ज़्यादा करता था, वो हर बार एक रन लेगा और ऐसा ग्लव्स निकाल के पोंछता ही रहेगा, ठीक है। सो आपका जो पसीना आता है इससे आपका फ्रिक्शन जो है तो कम हो जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा, इसीलिए पोंछते रहना पड़ता है। तो ये जो बैट है और ये जो ग्रिप है इसमें भी तो आप फ्रिक्शन बढ़ा रहे हैं। ये जो आपने उसमें ट्यूब चढ़ा दिया है, ठीक है, इससे क्या होगा, फ्रिक्शन बढ़ेगा। ये जो रबर का ट्यूब है और आपका जो कॉटन का ग्लव्स है इनमें फ्रिक्शन बढ़ेगा। यू नीड दैट फ्रिक्शन बिकॉज यू नीड द ग्रिप एज वेल। आपको वैसा ग्रिप भी चाहिए, है ना। बिना मोजे के जूता पहनो, ठीक है, इफ यू वेयर शूज, ठीक है, विदाउट सॉक्स व्हाट विल हैपन, बार बार लगेगा कि जूता खुला जा रहा है, खुल जा रहा है ना। यू विल फील दैट, व्हाई, बिकॉज आपके भाई साहब आपका जो पैर है उसमें पसीना आता रहेगा और पसीने की वजह से ये बार बार ऐसा लगेगा ये नहीं खुल गया खुल गया खुल गया क्या खुल गया। लेकिन अगर आप मोजा पहनते हो तो वो कॉटन है, वो आपके पसीने को सोख करेगा, प्लस मोजा एक रफ सरफेस है जो आपके जूते को होल्ड करके रखेगा। सो अगेन फ्रिक्शन को ये बढ़ा रहा है। सो व्हेनेवर फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड, तो हम जब जहां पे भी हमको फ्रिक्शन रिक्वायर्ड होता है वहां पे हम सरफेसेस को क्या कर देते हैं, और ज्यादा रफ कर देते हैं। वी मेक द सरफेसेस रफ, ठीक है। जैसे जैसे आप समझो कि ये आपका घर में फ्रिज है, फ्रिज, ठीक है। अभी फ्रिज के देखो ऐसे 4 पहिए होते हैं, ठीक है। ये 4 पहिए जो हैं इनमें अगर मुझे फ्रिक्शन बढ़ाना है तो क्या करूं, यहाँ पे देखो वो रबर का एक आता है ना, वो लगा देते हैं ताकि ये वैसा मूव ना करे ऐसे। जैसे ये वाला देखो ये चक्का है इसके नीचे, ठीक है, लेकिन मैंने क्या कर दिया, इसको लॉक कर दिया है, देखा है, ये लॉक कर दिया, तो इसका मतलब क्या कर दिया है, फ्रिक्शन बढ़ा दिया है। चक्का होगा तो भाई साहब आगे पीछे होने का चांसेस है, बट आई हैव लॉक्ड इट, सो द फ्रिक्शन हैज इंक्रीज्ड। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। सो देखो जैसे ये आपका ये टेबल है, ठीक है, इस टेबल के नीचे देखोगे प्लास्टिक के ये जो प्लास्टिक के आपके स्टैंड्स हैं ये फ्रिक्शन को बढ़ा रहे हैं, दे आर इंक्रीजिंग द फ्रिक्शन, ठीक है। सो व्हेनेवर यू वांट द फ्रिक्शन टू बी मोर यू मेक द सर्फेसेस रफ, आप सर्फेसेस को जानबूझ के रफ बनाते हैं, ठीक है, क्लियर है। ओके, सो यू मेक द सर्फेसेस रफ। देखो जैसे आपने टायर जब मैन्युफैक्चर करते हो आप जानबूझ के भाई साहब ऐसे रफ सर्फेसेस रखते हो, क्यों, ताकि आपके टायर और रोड में ग्रिप बना रहे, ठीक है। अगर आपने फ्लैट टायर बनाया भाई साहब ग्रिप नहीं होगी, मतलब आप ब्रेक मारेंगे तो भी आगे जाके गाड़ी रुकेगी, वहीं पे नहीं रुकेगी, ठीक है। इफ यू वांट द व्हीकल टू स्टॉप वेयरएवर यू आर अप्लाइंग द ब्रेक्स देन यू नीड टू हैव मोर एंड मोर ऑफ दीज रफ सर्फेसेस, ठीक है। ये जो रफ सर्फेसेस है ये इंटरलॉकिंग को बढ़ाएंगे बिटवीन रोड एंड द टायर, ठीक है, फ्रिक्शन को बढ़ाएंगे, एंड दैट इज व्हाट इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू स्टॉप द व्हीकल। आर वी क्लियर। जूतों के नीचे भी ऐसा ही मिलेगा आपको, ठीक है, जूतों के नीचे भी ऐसे ही मिलेगा। द थ्रेड्स एंड ग्रूव्स, ये जो आपके थ्रेड्स हैं और ग्रूव्स, ग्रूव मतलब गड्ढे, ठीक है, ये जो थ्रेड्स और ग्रूव्स आपको दिख रहे हैं इंप्रूव देयर ग्रिप ऑन द रोड, तो आपके रोड में ग्रिप को बढ़ाता है। द थ्रेड्स एंड द ग्रूव्स इंप्रूव देयर ग्रिप ऑन द रोड, दिस इंक्रीजेस द फ्रिक्शन टू डिजायर्ड वैल्यू, ये भाई साहब फ्रिक्शन को बढ़ाता है एंड हेल्प्स अस टू अवॉइड स्किडिंग और स्लिपिंग, तो हमको भाई साहब स्किड ना हो जाए या स्लिप ना हो जाए, इससे बचाता है, ठीक है। तो दिस increases the friction to desired value, ये फ्रिक्शन को बढ़ाता है एंड फाइनली हेल्प्स अस टू अवॉइड स्किडिंग और स्लिपिंग, तो हमारा गाड़ी स्किड ना हो जाए या स्लिप ना हो जाए उससे भी हमको बचाता है, ठीक है। ओके, तो जैसे जूतों के नीचे देखो ऐसा होता है, ठीक है, मैंने जैसे बताया आपको जूतों के नीचे ऐसे आपका ये देखिए स्पाइक्स भी रहते हैं। क्रिकेटर्स के, फुटबॉलर्स के तो स्टड्स वाले बूट्स ही होते हैं, क्योंकि फुटबॉलर्स को बहुत दौड़ना पड़ता है, ठीक है, पूरे ग्राउंड में दौड़ते रहना पड़ता है, क्रिकेटर्स को भी दौड़ना पड़ता है। तो ये देखिए ऐसे ग्रिप्स होते हैं ताकि आप फिसले ना, ठीक है, ऐसे ग्रिप्स होते हैं जो ग्राउंड में गड़ते हैं ताकि आप भाई साहब फिसले ना। अगर आपका फ्लैट शू होगा आप फिसल जाएंगे। किसी ने कैनवस शू पहना है कभी, एकदम जो एकदम फ्लैट सोल वाला होता है, ठीक है, वो कैनवस शू में अगर आप भाई साहब बारिश में चलने की कोशिश करेंगे आप गिर जाएंगे, ठीक है, वो गिरेगा क्योंकि ग्रिप नहीं बना पा रहा है वो, ठीक है, इट इज नॉट एबल टू मेक अ ग्रिप, आप ग्राउंड में भाई साहब फिसलेंगे ही, ठीक है। सो इस तरह से आपको ये जो होते हैं ये जमीन में गड़ते हैं, आपका इंटरलॉकिंग को बढ़ाते हैं। इंटरलॉकिंग बढ़ेगा तो फ्रिक्शन बढ़ेगा भाई साहब। These grips, what will they do? They will increase the interlocking with the ground. The more is the interlocking, the more will be the friction.
क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके। स्पोर्ट्समैन एंड प्लेयर्स यूज स्पेशल टाइप्स ऑफ स्पोर्ट शूज विद स्पाइक्स ऑन देयर शूज। तो इनके भाई साहब स्पेशल टाइप्स ऑफ शूज होते हैं और इनमें स्पाइक्स होते हैं। ये स्पाइक्स फ्रिक्शन को बढ़ाते हैं, ठीक है, फ्रिक्शन को बढ़ाते हैं। आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन पीपल? दिस हेल्प्स देम टू हैव बेटर ग्रिप ऑन द वाइल रनिंग। तो बेटर ग्रिप के लिए वाइल रनिंग इसके लिए ये जरूरी होता है, ठीक है। जैसे इन्होंने वॉच पहना है, देखो इन्होंने जो वॉच पहना है वो रबर का इनका ये है ना। क्यों रबर क्यों है? बिकॉज ये जो वॉच है इस रबर को क्यों पहना हुआ है? आप चाहते कि ऐसे टोए ना करे ना भाई साहब, यू वांट दिस टू बी फिक्स्ड एट वन प्लेस, इसीलिए आपने भाई साहब रबर को यूज किया है जिसका फ्रिक्शन कंपैरेटिवली ज्यादा है आपके हाथों से, ठीक है। तो वो ऐसे ऐसे नहीं करेगा भाई साहब, ठीक है, इट विल नॉट मूव लाइक दिस। क्लियर है? ओके, सो दीज आर डिफरेंट थिंग्स दैट आर देयर। ओके, so the threads and grooves improve the grip on the road. This increases the friction to a desired value and helps us to avoid skidding or slipping. Sportsmen and players use special types of sport shoes with spikes on their soles. This helps them to have better grip while running. ठीक है, तो उसका एक better grip होता है while running. Okay, methods of reducing friction. कभी कभी हमको friction नहीं चाहिए भाई साहब, ठीक है, फ्रिक्शन नहीं चाहिए मतलब उतना भी नहीं चाहिए जितना फ्रिक्शन आ रहा है, तो कभी कभी हम पॉलिशिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये शटर के जो डोर्स हैं, मतलब किसी दुकान को जब आप बंद करते हो तो ये शटर बंद कर रहे हो, है ना, शटर डाउन कर रहे हो, फिर शटर अप कर रहे हो, तो ये कांस्टेंट भाई साहब क्या हो रहा है, घिस रहा है, ठीक है। इसमें वो ग्रीस वाले आते हैं, देखो ग्रीस लगा लो ऐसा बोलते हैं, ठीक है, तो ग्रीस लगाते हैं हम। ग्रीस से क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है। जैसे आपके घर में अगर सीविंग मशीन रहेगी तो उसमें आप कॉन्स्टेंटली ऑयल डालते हैं, आपके गाड़ियों में भाई साहब सर्विसिंग कराते हैं। ऑल दीज आर मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन, ठीक है, ऑयलिंग का भाई साहब, ये सारी जितने भी हैं, तो इसको हम पॉलिशिंग करते हैं। सरफेसेस को पॉलिशिंग करना मतलब फ्रिक्शन को रिड्यूस करना, ठीक है। सरफेसेस को हम कॉन्स्टेंटली पॉलिशिंग करते हैं ताकि फ्रिक्शन रिड्यूस हो, ठीक है, ताकि फ्रिक्शन रिड्यूस हो भाई साहब, ठीक है। तो सरफेसेस को पॉलिश करना, ठीक है। व्हेन वी पॉलिश अ सरफेस, इट्स रफनेस और अनइवननेस डिक्रीजेस, द सरफेस बिकम्स स्मूथ एंड द फ्रिक्शन गेट्स रिड्यूस्ड। We also sometimes rub the surface with fine sandpaper to reduce their unevenness. जैसे जब पेंटिंग होती है ना, तो पेंटिंग के पहले सैंड पेपर लगाते हैं ऐसे, ठीक है। ये देखो क्या गंदा कर दिया लोगों ने। ओके, सैंड पेपर लगाते हैं, आपने देखा है सैंड पेपर, ऐसे उबड़ खाबड़ पेपर होता है, उसको भाई साहब अगर आप हाथ पे घिसोगे तो खून निकल आएगा। उबड़ खाबड़ सा पेपर होता है, जो लोग पेंट करते हैं उन लोग उसको यूज़ करते हैं। पेंटिंग के पहले, जैसे यहाँ पे अगर पेंट करना हो तो आप सैंड पेपर से पहले प्लेन बनाएंगे सरफेस को, उसके बाद उसके ऊपर पेंट अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड सैंड पेपर। जो लोग पेंटिंग का काम करते हैं वो करते हैं, पहले थोड़ा सा घिसेंगे ताकि सरफेस जो है आपका मतलब प्लेन हो जाए, ताकि पेंटिंग ठीक से हो पाए, ठीक है। So we also sometimes rub the surface with fine sandpaper to reduce their unevenness. Unevenness को reduce करने के लिए हम ये करते हैं। ओके ओके ओके। लुब्रिकेशन मतलब ऑयल डालना, ठीक है, मशीन्स पे, मूविंग पार्ट्स पे ऑयल डालते रहना, ठीक है, रेगुलरली, दैट इज कॉल्ड लुब्रिकेशन, ठीक है। तो लुब्रिकेशन का मकसद क्या होता है? व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल आर पोर्ड ऑन द हिंजेस ऑफ अ डोर, द डोर मूव्स मच मोर स्मूथली। आपने देखा होगा बरसात के टाइम पे आपके जो डोर्स होते हैं घर में, अगर लकड़ी के डोर्स होंगे तो वो ऐसे हिंजेस होते हैं ना, ठीक है। देखो ये आपका डोर है, ये आपका डोर है, ये आपका डोर फिक्स्ड है ना, यहाँ पे स्क्रूज लगे हुए ऐसे, तो ये ऐसे घूमते हैं, इन जगहों पे पैं पूं आवाज आता है, देखो, ठीक है। इसका मतलब भाई साहब इसको ऑयलिंग की जरूरत है, तो यहाँ पे ऑयल देना जरूरी है, ठीक है। कभी कभी ताले जो होते हैं उन पे भी आपका, जैसे बरसात में भी, तो अभी तो मैं शटर डाउन करूंगा और चला जाऊंगा, ताला तो वहीं रहेगा, उसमें कंटिन्यूस पानी गिर रहा है, पानी गिरने से क्या होता है भाई साहब, फ्रिक्शन बढ़ता है, क्योंकि रस्टिंग ज़्यादा होती है, रस्टिंग से फ्रिक्शन बढ़ता है, इसीलिए उसमें ऑयल डालना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि उसमें मूवेबल पार्ट्स हैं, फिर हमारा लॉक खराब होता रहेगा। तो ये सारी चीजें हैं। व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल आर पोर्ड ऑन द हिंजेस ऑफ अ डोर, द डोर मूव्स मच स्मूथली, तो ये ज़्यादा स्मूथली मूव कर पाता है, ठीक है। हिंजेस ऑफ अ डोर, इट मूव्स मच स्मूथली, ठीक है। तो आपका देखो ये हिंज है, इसमें भाई साहब अगर आपने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल डाला तो ये मूव्स मच मोर स्मूथली, ठीक है। बाईसाइकिल एंड मोटर मैकेनिक्स यूज ग्रीस बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ दीज मशीन्स, ठीक है। तो बाईसाइकिल और मोटर मैकेनिक्स जो हैं, दे यूज ग्रीस बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ दीज मशीन्स, ठीक है। तो आपके देखो बाईसाइकिल में ऐसे ग्रीस लगाया हमने, ये मूविंग पार्ट्स ऑफ दीज मशीन्स में, बाईसाइकिल एंड मोटर मैकेनिक्स यूज ग्रीस बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ दीज मशीन्स, ठीक है। Oil-like substances which when put on a surface help to reduce friction are called as lubricants. तो जितने भी oil-like surfaces होते हैं, जो आप basically oil-like substances which when put on a surface, एक surface पे जब अप्लाई करते हैं, help to reduce friction are known as lubricants. So ऐसे जो चीज़ें होती हैं जो oil-like substances हैं, जैसे grease हो गया, actual oil भी हो गया, ठीक है,
ये जो चीजें आप सरफेसेस पे डालते हो ताकि फ्रिक्शन रिड्यूस होए, इनको अपन क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज लुब्रिकेंट्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? दे आर नोन एज लुब्रिकेंट्स। ओके, इट रिड्यूसेस वेयर एंड टियर, इंक्रीजेस एफिशिएंसी बाय लेस वेस्टेज ऑफ एनर्जी। तो एफिशिएंसी को बढ़ाता है बाय लेस वेस्टेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, लुब्रिकेंट्स कैन बी लिक्विड लाइक ऑयल्स, ऐसे लिक्विड भी हो सकते हैं ऑयल्स, प्रॉपर ऑयल्स की तरह। ठीक है, और कैसे हो सकते हैं भाई साहब? दे कैन बी सेमी लिक्विड लाइक ग्रीस। ग्रीस देखा है आप लोगों ने, जो शटर वाले आते हैं वो लोग ग्रीस लगाते हैं। ग्रीस भी एक सेमी लिक्विड सब्सटेंस है, जेली की तरह होता है ये। ठीक है, जैम जेली जैसे सॉस वगैरह होता है, इस तरह होता है ये। ठीक है, तो इसको भी हम लुब्रिकेशन के लिए लगाते हैं, ग्रीस। ठीक है, सेमी लिक्विड लाइक ग्रीस, ये लुब्रिकेशन में यूज होता है। और क्या हो सकता है भाई साहब? सॉलिड्स लाइक टैल्कम पाउडर। आप जब कैरम खेलते हैं, ठीक है, कैरम जब खेलते हैं तो कभी कभी देखा आप टैल्कम पाउडर छिड़कते हैं ताकि भाई साहब फ्रिक्शन कम हो जाए। ठीक है, जो आप स्ट्राइकर को मारते हैं उसमें फ्रिक्शन कम हो, तो टैल्कम पाउडर बेसिकली ये एक सॉलिड है और ये क्या कर रहा है? ये पाउडर को भाई साहब ये भी फ्रिक्शन, तो वी हैव थ्री, ऑल थ्री मीडियम्स कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस फ्रिक्शन। So talcum powder is an example of a solid which can be used to reduce friction. In the same way, grease, which is basically a semi-solid, can also be used to reduce friction. In the same way, pure liquids like oils can also be used to reduce friction. ये सारी चीजें हैं जिससे फ्रिक्शन रिड्यूस हो सकती है। ठीक है, ओके। चोर लोग, पहले के जमाने के चोर लोग ना, जब चोरी करने आते थे तो बॉडी में काफी तेल लगा कर आते थे, है ना, क्योंकि अगर वो पकड़ में आए कि कोई उनको पकड़ने की भी कोशिश करे तो वो तेल से हाथ फिसल जाए और वो भाग सके। ठीक है, क्योंकि तेल से आपका क्या होगा? रिड्यूस होगा फ्रिक्शन। ऑयल जैसे आपने देखा फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। ठीक है, सो पीपल विल इफ दे नो अबाउट इट, दे विल ऑब्वियसली ट्राई टू कैच हिम एंड देन ही कैन एक्चुअली रन। तो इस लोग तेल लगा कर आते थे पूरा। ठीक है, ओके। सो ये देखिए आपके मशीन के पार्ट्स होते हैं, इन मशीन के पार्ट्स में हमको फ्रिक्शन रिड्यूस करना रहता है, क्योंकि अगर फ्रिक्शन ज्यादा रहा तो हमारा लॉस ऑफ एनर्जी होगा। ठीक है, ओके। सो बॉल बियरिंग्स होती हैं, देखो ऐसे आपके साइकिल्स की रिपेयरिंग किसने किसने करवाई है भाई साहब? ओके, कभी साइकिल को खोलते देखा है? साइकिल की सर्विसिंग कराते हो तो मतलब क्या दुकान में देकर चले आते हो? कभी क्यूरियोसिटी नहीं होती वो कर क्या रहा है, देखिए जरा, मैं इसको हर समय चलाता हूँ, तो क्यूरियोसिटी अपने अंदर कोई ऐसा नहीं होता है, अरे अगर इतनी क्यूरियोसिटी होने लगी तो रील्स कौन देखेगा? ओहो, घर पे जाकर रील्स देखते हैं भाई साहब, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। नहीं, कभी नहीं देखा है? ऑयलिंग करते, ऊपर ऊपर ऑयल करते चीज़ों को। भाई साहब अगर आप देखोगे ना, आपका जब गियर बॉक्स खुलता है तो इस तरीके का एक चीज़ निकलेगा जिसमें ऐसे बॉल बियरिंग्स होते हैं। ठीक है, बॉल बियरिंग्स। अभी देखो एक चीज़ ऐसे घूम रही है, जितना आप रोलिंग बढ़ाएंगे किसी चीज़ का, फ्रिक्शन उतना कम होगा। इस चीज़ को समझिए। तो पहले क्या था, जैसे समझो कोई एक बहुत बड़ा वेट है, ठीक है, एक बहुत बड़ा वेट है, इसको अगर मैं खींच रहा हूँ तो काफ़ी फोर्स लगेगा। इसके नीचे अगर मैं ऐसे छोटे छोटे टायर्स लगा दूँ तो ये आसानी से खींच पाऊंगा इसको। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? रोलिंग कर दिया। ठीक है, अभी अगर समझ लो कोई आपका ऐसा चक्का है तो ये तो रोलिंग है ऑलरेडी, अभी इसके अंदर भी अगर मैंने ऐसे छर्रे डाल दिए, इसको छर्रे बोलते हैं हम, ठीक है, हमारी देशी भाषा में छर्रे बोलते हैं, ये छर्रे अगर हमने डाल दिए तो ये भी रोटेट करेगा। ठीक है, और ज़्यादा रोटेशन को बढ़ा रहे हैं हम। जितना ज़्यादा हम रोटेशन को बढ़ाएंगे फ्रिक्शन उतना ही कम होगा। ठीक है, सो एक गोल सा आकार है, वो रोलिंग करेगा और वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा। उसके अंदर भी गोला गोला डाल दिया हमने ताकि और ज़्यादा कम हो जाए। ठीक है, सो उससे आपका भाई साहब फ्रिक्शन और ज़्यादा कम होगा। आपने वो स्पिन व्हील देखा है? गेम आता है देखो, ठीक है, वो जब आप घुमाते हो तो इतनी देर तक क्यों घूमता है? वो इतनी देर तक इसलिए घूम रहा है क्योंकि उसके अंदर भी जो छर्रे हैं वो भी घूम रहे हैं। तो रोलिंग के वजह से आपका फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है। एयर के साथ भी फ्रिक्शन होता है हमारा, वो बहुत कम हो जाएगा। दैट्स द रीजन इट रोटेट्स फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। दूसरे किसी चीज को आप घुमा के छोड़ोगे उतना देर तक वो नहीं घूमेगा। ये स्पिन व्हील्स जो होते हैं वो बहुत देर तक घूमते हैं क्योंकि वो आपके जो छर्रे होते हैं वो भी घूम रहे हैं। जितना ज़्यादा किसी चीज़ में आप रोटेशन को बढ़ाओगे, जितना ज़्यादा रोटेशन बढ़ाओगे या ऐसा गोल गोल रहेगा, अगर रेवोल्यूशन बढ़ाओगे तो उतना ज़्यादा उसका फ्रिक्शन कम होएगा। ठीक है, तो आप देखोगे ये सब मशीन पार्ट्स हैं, ये जो छर्रे हमने डाल रखे हैं, जब ये घूमेगा तो साथ साथ ये भी घूमेंगे, ये सब के सब घूमेंगे और इससे फ्रिक्शन रिड्यूस होगा। इट विल ट्रिमेंडसली रिड्यूस द फ्रिक्शन। ठीक है, ओके। रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो हमने पढ़ा होता है। ठीक है, तो रोलिंग को हम जितना ज्यादा बढ़ाएंगे
रोलिंग फ्रिक्शन भी उतना ज्यादा कम होता जाएगा, ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। ओके, स्लाइडिंग में बी रिप्लेस्ड बाय रोलिंग। स्लाइडिंग हम इन मोस्ट मशीन्स बाय यूज ऑफ बॉल बेयरिंग्स, तो हम ये बॉल बेयरिंग्स को यूज करते हैं। व्हेन वी यूज बॉल बेयरिंग्स इन शाफ्ट्स ऑफ मोटर्स, डायनामिक्स, एक्सेल्स ऑफ व्हीकल्स, तो इसमें जब हम बॉल बेयरिंग्स को यूज करते हैं ये बहुत ज्यादा फ्रिक्शन को कम करता है। तो दिस इज वन मेथड ऑफ एक्चुअली रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। क्या फ्रिक्शन भाई साहब फ्लूइड्स में भी हो सकता है? ठीक है, इज फ्रिक्शन पॉसिबल इन फ्लूइड्स एज वेल? फ्लूइड्स मतलब क्या होते हैं? गैसेस और लिक्विड्स। तो आंसर इज यस, ठीक है। अभी समझो, ये आपका अर्थ है, ठीक है। तो फ्लूइड्स मतलब क्या होते हैं? फ्लूइड्स मतलब होते हैं आपके गैसेस एंड लिक्विड्स, ठीक है। व्हाट आर फ्लूइड्स? गैसेस एंड लिक्विड्स, ठीक है। ओके, चलिए इस चीज को समझते हैं। ये भाई साहब है हमारे आदित्य काटकर, ये भाई साहब यहाँ पे एक स्विमिंग पूल के ऊपर से, यहाँ पे ये स्विमिंग पूल है, ठीक है, और यहाँ पे जंप मार रहे हैं, ठीक है। सो व्हेन ही इज जंपिंग, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग? अगर ये पानी ना रहे, स्विमिंग पूल खाली रहे तो क्या होगा? हाथ पांव टूटेंगे, है ना। लेकिन पानी रहेगा तो ये आराम से नीचे उतरेगा। तो क्या हो गया? पानी के रहने से क्या हो गया? व्हाट हैपेंड? व्हाट चेंज्ड? तो इसका मतलब जब ये लैंड कर रहा है वाटर के सरफेस पे, तो ही इज लैंडिंग ऑन द वाटर सरफेस, ठीक है, ही इज लैंडिंग ऑन द वाटर सरफेस। व्हेन ही मूव्स इन द वाटर देयर इज अ फ्रिक्शन व्हिच इज प्रोड्यूस्ड इन द वाटर सरफेस। तो वाटर उस पर एक फ्रिक्शन क्रिएट करेगा, ठीक है, वाटर उस पर एक फ्रिक्शन क्रिएट करेगा। अब ये शायद फ्लोर टच करे या ना टच करे, बट ही विल नॉट बी इंजर्ड। समझ में आ रहा है? ये बहुत बड़ा फ्रिक्शन जनरेट करेगा। देयर विल बी अ ह्यूज फ्रिक्शन दैट विल बी जनरेटेड बिकॉज ऑफ विच देयर विल बी अ सेफ लैंडिंग फॉर हिम, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? ओके। और अगर वहां पे पानी ना रहे तो भाई साहब तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि ये फिर सीधा ढंग से गिरेगा, ठीक है। ओके, तो फ्रिक्शन फ्लूइड्स में होता है, ठीक है, फ्लूइड्स में फ्रिक्शन प्रेजेंट होता है। फ्लूइड्स मतलब गैसेस और लिक्विड्स। आपको एक पते की बात बताते हैं, समझ लो ये अर्थ है, ठीक है। क्या कभी मेटेओर्स या जो भी आपके पार्टिकल्स होते हैं स्पेस में, बड़े बड़े पत्थर, ठीक है, क्या ये अर्थ में नहीं आते हैं? तो आंसर इज यस, ये आएंगे ही भाई साहब। लेकिन हमारे ऊपर इंपैक्ट क्यों नहीं होता है? क्योंकि अर्थ के ऊपर बहुत मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स तक, सॉरी बहुत थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स तक है आपका एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है भाई साहब? आपका एयर होता है, ठीक है। तो इस एयर की वजह से क्या होगा? व्हेनेवर समझ लो एक बड़ा सा पत्थर आ रहा है भाई साहब, तो जब ये पत्थर समझ लो आ रहा है, बहुत स्पीड से आ रहा है। क्यों स्पीड से आ रहा है? क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी इसको पुल कर रही है, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा, एटमॉस्फेयर गैस है, तो एटमॉस्फेयर एक बहुत ज्यादा फ्रिक्शन क्रिएट करेगा। जितना ज्यादा स्पीड में होगा मोशन, उतना ज्यादा फ्रिक्शन भी होगा। तो व्हेन दिस हैज एंटर्ड द गैसियस एटमॉस्फेयर, देन देयर इज अ ट्रेमेंडस फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन इट। और फ्रिक्शन क्या प्रोड्यूस करता है? हीट, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूं ना, ये ऐसे ऐसे देखो हीट प्रोड्यूस हो रहा है ये, ठीक है। हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मतलब इस तरफ कर रहे हैं तो इस तरफ फ्रिक्शन लग रहा है, इस तरफ आ रहा है तो इस तरफ फ्रिक्शन लग रहा है। तो इसी तरह से जब ये मोशन कर रहा है, जब ये मेटेओर आ गया अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर, तो बहुत ज्यादा फ्रिक्शन क्रिएट हो रही है। गैस जो है या अर्थ का एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा फ्रिक्शन क्रिएट कर रहा है, बहुत ज्यादा हीट डेवलप होगी, इतनी ज्यादा कि भाई साहब ये गोल लाल होकर गर्म होकर फट जाएगा, ठीक है, पूरा एक्सप्लोड कर जाएगा। और भाई साहब डस्ट पार्टिकल्स पूरे एटमॉस्फेयर में फैलकर नीचे आ जाएंगे। नोबडी गेट्स हार्म्ड, ठीक है। सो हमारा अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो सिर्फ हमको लाइफ नहीं देता है, वो सिर्फ हमको ऑक्सीजन नहीं देता है, वो हमको इन मेटेओर से भी बचाता है। ये मेटेओर्स या रॉक सर्फेसेस जो कॉन्स्टेंटली अर्थ पे गिर रहे होंगे, हमको मालूम ही नहीं चलता है, क्योंकि वो ऊपर ही ऊपर निपट जाता है इतना। और ये स्पेशली निपट रहा है क्योंकि फ्रिक्शन वहां पे है, ठीक है। फ्रिक्शन इतना ज्यादा, तो इसको अपन बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है। फ्लूइड फ्रिक्शन इज एक्चुअली फ्रिक्शन क्रिएटेड बाय गैसेस एंड लिक्विड्स, ठीक है। Whenever an object moves over the surface of another object, frictional force, solid friction comes to play, ठीक है। ये तो solid friction हो गया, but what happens when an object moves through air? Air basically क्या है? Fluid। तो जितने भी आपके liquids और gases होते हैं बच्चा बॉडी, ठीक है, liquids and gases are known as fluids. The air also exerts a force of friction even though it is very light and thin. We call this friction as air resistance. इसी को अपन क्या बोलते हैं? एयर रेजिस्टेंस। एंड ऑल्सो अपोजेस द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स थ्रू इट। तो जो भी ऑब्जेक्ट्स उसमें से मूव कर रहे हैं उनमें कांस्टेंट एयर रेजिस्टेंस लग रहा है, ठीक है। ओके, एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड, ये आपका शीट ऑफ पेपर है, ये आपका क्रम्बल्ड पेपर है, ठीक है। इन दोनों को आपने फेंका भाई साहब, ड्रॉप देम बोथ, कौन जल्दी गिरेगा? ये, ठीक है। ये क्यों जल्दी गिरेगा? क्योंकि इसमें सरफेस एरिया को आपने कम कर दिया है,
इसीलिए फ्रिक्शन आपका कम लग रहा है, लेकिन यहां पे सरफेस एरिया बड़ा है भाई साहब, तो इट इज मोर एक्सपोज्ड टू एयर। ठीक है, ड्रॉप बोथ ऑफ देम, ये ग्राउंड लेवल है, दिस विल ड्रॉप सूनर एंड दिस विल ड्रॉप लेटर। व्हाई? ठीक है, द क्रम्बल्ड शीट ऑफ पेपर फॉल्स विद अ ग्रेटर स्पीड। ठीक है, with a greater speed. Why did this happen? Resistance of air. Air resistance acts due to the direction opposite to the direction of motion of paper. तो आपका भाई साहब जब पेपर गिर रहा है तो उस पर एयर रेजिस्टेंस लग रहा है। एयर रेजिस्टेंस विल ऑलवेज एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन ऑफ द पेपर। ठीक है, ओके। सो एयर ऑल्सो क्रिएट्स अ रेजिस्टेंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोर्स ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन। तो आपका पहला फैक्टर क्या है? नेचर ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, कैसा है नेचर, गैस है, लिक्विड है, कितना डेंस है, कितना लेस डेंस है। शेप ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट का शेप क्या है? अभी अभी आपने देखा एक क्रम्बल्ड पीस ऑफ पेपर सिकुड़ गया है और एक फैला हुआ पेपर है, तो शेप पे भी डिपेंड करेगा भाई साहब। ठीक है, स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, जितना ज्यादा होगा स्पीड मूविंग ऑब्जेक्ट का उतना ही ज्यादा उस पर फ्रिक्शन लगेगा। द मोर इज द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, द मोर विल बी द फ्रिक्शन दैट इज एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, ओके। सो एक एरोप्लेन है, देखो एरोप्लेन है भाई साहब, एक शिप है, क्या शिप में फ्रिक्शन लग रहा है? यस, वाटर का एक फ्रिक्शन लग रहा है। क्या इसमें एयर रेजिस्टेंस लग रहा है? यस, इट इज बेसिकली फेसिंग एन एयर रेजिस्टेंस। वेयर डू यू थिंक द शिप? तो इनका भाई साहब देखो ऐसा क्यों है, अगर इनका अगला हिस्सा देखोगे तो ऐसा स्ट्रीमलाइन क्यों है? ठीक है, इस तरह से होता है जैसे फिशेज होते हैं ना वैसे ही, तो ताकि आपका जो फ्लूइड है वो ऐसे मूव करता हुआ चला जाए। अगर हम ऐसे रखेंगे शेप को तो ज्यादा फ्रिक्शन एनकाउंटर करेगा। अगर एरोप्लेन का या शिप का सामने वाले का हिस्सा ऐसा हो जाए सो ज्यादा सरफेस एरिया हो जाएगा, और ज्यादा सरफेस एरिया मतलब मोर ऑफ फ्रिक्शन। मोर इज द सरफेस एरिया, मोर इज द फ्रिक्शन। ठीक है, सो दैट्स द रीजन वी कीप देम स्ट्रीमलाइन, वी कीप देम स्ट्रीमलाइन। इसीलिए हम भाई साहब इनको स्ट्रीमलाइन रखते हैं। एरोप्लेन हो गया, शिप हो गया, जितने भी बर्ड्स हैं देखो उनकी मुंडी भी स्ट्रीमलाइंड ही है, बिकॉज दे आर बेसिकली क्रीचर्स दैट फ्लाई, तो उनका भी स्ट्रीमलाइन मोशन होता है। तो बर्ड हो गया भाई साहब। ठीक है, फिशेज हो गया, फिशेज को भी किस में मूव करना है? फ्लूइड्स में मूव करना है, मतलब लिक्विड्स में मूव करना है। सो दे ऑल्सो हैव अ स्ट्रीमलाइंड बॉडी। ये स्ट्रीमलाइंड बॉडी मतलब इस तरीके का बॉडी होता है, देखो इस तरीके का, ताकि जो फ्लूइड है वो ऐसे जाए। ठीक है, और अगर ऐसा कर दिया हमने तो ज्यादा कॉन्टैक्ट एरिया हो जाएगा। जितना ज्यादा कॉन्टैक्ट एरिया होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा। द मोर इज द कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन टू सर्फेसेस, द मोर विल बी द फ्रिक्शन दैट द बॉडी विल बी एनकाउंटरिंग। हेंस objects which are meant for moving through fluids, liquids and gases are generally made to be streamlined। ये तो नेचर ने इनको स्ट्रीमलाइन बना दिया है, बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स को हम स्ट्रीमलाइन बनाते हैं ताकि इफेक्टिवली मूव कर सके। ठीक है, स्पोर्ट्स व्हीकल्स आर सो डिजाइंड दैट द एयर फ्लोज स्मूथली, तो एयर जो है स्मूथली चला जाए, ये भी स्ट्रीमलाइंड है। ठीक है, क्योंकि इनको बहुत टॉप स्पीड में जाना पड़ता है, इसको अपन बोलते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडीज, एंड दिस फ्लो इज नोन एज स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, स्ट्रीमलाइन फ्लो। नेचर गिव सम यूजफुल आइडियाज टू द माइंडकाइंड। एक्चुअली में हमने जब एरोप्लेन्स और शिप्स को डिजाइन किया तो बहुत बार फॉल्ट में आ रहे थे। ठीक है, फिर धीरे धीरे एक साइंटिस्ट ने रियलाइज किया यार इन लोगों की बॉडीज देखो स्ट्रीमलाइंड है, व्हाई डोंट वी मेक आवर बॉडीज स्ट्रीमलाइंड एज वेल। तब जाकर हमने एक्चुअल ऐसे बनाया प्लेन्स। नेचर गिव सम यूजफुल आइडियाज टू मैनकाइंड। ठीक है, स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ एयर हेल्प्स टू रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑफ एयर एंड हेल्प्स देम एक्वायर अ फास्टर स्पीड। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट फ्रिक्शन पीपल। एनी क्वेश्चंस यू हैव? कोई भी क्वेश्चन है? कहूँ ना क्वेश्चन बच्चा वाड़ी? नहीं।